हाँ, तो कल स्टार्ट किए थे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग से। लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है कि शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? लाइफ प्रोसेस से हो रही है। किससे हो रही है? लाइफ प्रोसेस से। तो हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले चीजें हमने पढ़ा कि हाँ कि क्या क्या चैप्टर है उनके बारे में पढ़ा, है ना, कि क्या क्या चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है, बायोलॉजी में क्या क्या चैप्टर है। फिर हमने देखा कि बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमने 5 मिनट तक डिस्कशन किया था कि हमें क्या करना चाहिए, कि इस तरह से पढ़ना चाहिए कि सब चीज का दो ही चीज होंगे, या तो मटेरियल या वो सब्सटेंस का नाम होगा, या फिर क्या होगा, या फिर वो प्रोसेस का नाम होगा। जैसे हमने बात किया था कि सेल में क्या होता है, सेल में होता है न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसमें ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज क्या होता है, फर्दर आगे टूटता है, और टूटने के बाद क्या देता है, एनर्जी देता है। तो ये जो एनर्जी के लिए क्या प्रोसेस है, जो अंदर आया तो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, जो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कुछ एनर्जी और बहुत सारी चीज दे रहा है, तो क्या वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है? अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है, वाटर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो कैसा रिएक्शन है? कैटाबॉलिक। क्यों कैटाबॉलिक है? क्योंकि लिविंग के अंदर हो रहा है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक में दो चीजें आ गई, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। हम लोग जानते हैं कि कैटाबॉलिज्म यानी कैटलिस्ट, यानी टूटने का काम करेगा, यानी एक या दो से ज्यादा हो जाएंगे। एक रहेगा तो एक से दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, दो रहेगा तो दो से तीन हो जाएगा, या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज कितना सब्सटेंस हो गया? दो। लेकिन टूट के मिला क्या हमें? तीन चीजें मिल गई, यानी ये क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमने ये सब जाना था कि हाँ लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी चीज रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। दोज केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्ड इन लिविंग बॉडी। ठीक है, यहां तक बातें हमने देख लिया था। फिर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी देख लिया था। फिर हम आए थे लाइफ प्रोसेस पे आए थे। हमने बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में, हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रेशन के बारे में, और किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। तो न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या, वो न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर ही बना रहा है या फिर वो बाहर से खा रहा है, ये सब चीजें। तो कैसे वो कर रहा है, तो उसको अलग अलग नाम देते जाएंगे कि अगर वो बॉडी के अंदर बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गया, अगर वो बाहर बना रहा है तो वो हेट्रोट्रॉप्स हो गया। हेट्रो यानी अलग, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में ही काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है। जब एनसीईआरटी बायोलॉजी का खोलोगे तो पहला पेज में, जब पहला पेज पढ़ोगे तो उसमें कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड अलाइव। इसमें ये बताया गया है कि अलाइव और नॉट अलाइव में डिफरेंस क्या है, वो चीजें एक पैराग्राफ में बताया गया। तो इसमें डिफरेंस यही है। इसमें आगे देखे देखते हैं कि अगर हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है खुद से तो हम उसको लाइव मान लेते थे, और मूव नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग, अलाइव, नॉट अलाइव मान लेते थे। लेकिन ये क्राइटेरिया गलत हो गया, क्योंकि प्लांट मूव खुद से नहीं करता है लेकिन उसको तो लिविंग माना जाता है। तो ये क्राइटेरिया गलत। तो फिर एक क्राइटेरिया आया स्टिमुलस के थ्रू। हमने एक बात किया था कि स्टिमुलस के प्रति क्या होता है? रेस्पॉन्स। तो ये जो स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स होता है, ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही कर सकता है। कौन कर सकता है? लिविंग। नॉन लिविंग नहीं कर सकता है रेस्पॉन्स। तो ये हमने बात किया था, कोई भी लिविंग थिंग्स क्या करेगा? स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स करेगा। क्या उसका डेफिनेशन में हमने लिखा था? क्या है डेफिनेशन? लिविंग थिंग्स आर दोज हु कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इसमें कोई डिफरेंस है पता? डिफरेंस नहीं, इसका मतलब है पता?
कि आखिर स्टिमुलस हम किसको बोल सकते हैं? जैसे कि आप कुछ रिस्पॉन्स के कारण स्टिमुलस। हाँ, मेरे कारण तुमने कुछ रिएक्शन दिया तो हम हो गए स्टिमुलस। जिसके कारण जो रिएक्शन देता है वो कारण ही क्या कहलाता है? स्टिमुलस का है। ठीक है, हमने ये बात कर दिया था। फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड नॉट अलाइव। तो इसके बारे में पता है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी थिंग्स क्या करे, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करे, उसको क्या बोलेंगे? अलाइव। और जो नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं है। तो व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो क्या है प्लांट्स के बारे में? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स क्या करते हैं? खुद से मूव नहीं करते, लेकिन वो फिर भी क्या है? फिर भी वो लिविंग है, फिर भी लिविंग है, जिंदा है प्लांट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स हो करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एक चीज एक्सपेरिमेंट में आगे देखेगा कि अगर प्लांट क्या बोल रहा है, प्लांट अगर लाइट उधर है, प्लांट इधर है, तो लाइट की तरफ प्लांट झुक जाएगा, लाइट की तरफ प्लांट झुक जाएगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लाइट मिले। तो लाइट के प्रति भी क्या इसने शो किया? रिस्पॉन्स शो किया। लाइट क्या हो गया? स्टिमुलस। और इसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुरंत पता चल जाएगा कौन स्टिमुलस कौन रिस्पॉन्स। ये चीजें हैं। फिर आते हैं, इज विजिबल मूवमेंट द ओनली साइन ऑफ लाइफ? अच्छा तुम ये खुद बताओ तुम लोग, क्या इज विजिबल मूवमेंट इज ओनली द साइन ऑफ लाइफ? क्या लाइफ का विजिबल मूवमेंट से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ विजिबल मूवमेंट हो, मतलब दिख रहा है, जो मूवमेंट दिख रहा है उसके बेसिस पे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं क्या लाइफ है उसमें? गाड़ी भी तो चल रहा है, क्या गाड़ी में लाइफ है? नहीं है, लेकिन वो मूविंग तो दिख रहा है। और जैसे मान के चलते हैं बहुत सारा चीज बैक्टीरिया या कुछ मूविंग होते नहीं दिखता है, तो क्या वो नॉन लिविंग है? वो तो लिविंग है। तो हम नहीं, इज विजिबल मूवमेंट द ओनली साइन ऑफ लाइफ, हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? नो। सिर्फ विजिबल मूवमेंट ही नहीं है कि जिससे हम क्या लाइफ की पहचान कर सके। यहां तक बातें क्लियर है। फिर अगला चीज आता है, आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी है लाइफ के लिए? सोच के बताओ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, केमिकल रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूल मूवमेंट होगा? नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत चीज होता है, बहुत सारी चीज हो सकता है, लिविंग में भी होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है? लाइफ के लिए तो जरूरी है। बिना मॉलिक्यूलर मूवमेंट का लाइफ आगे होगा कैसे? लाइफ के बेसिस ही होता है केमिकल रिएक्शन उसमें होना चाहिए, यानी मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए। एक छोटा यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की भी बात करें, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो लिविंग के अंदर हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी मॉलिक्यूलर का मूवमेंट हो रहा है। मॉलिक्यूलर मूव करेगा तब तो केमिकल रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन कैसे होगा? तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है? नेसेसरी है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है। फिर वायरसेस आर एक्सेप्शन। अब इसके बारे में देखते हैं। ये तो पूरा ही ढका है। वायरसेस आर एक्सेप्शन। अब वायरस एक्सेप्शन क्यों है? जब वायरस के बारे में हम बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, जब हम वायरस के बारे में बताएंगे, जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। वायरस जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मान के चलो कि वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया या कोई भी सेल के ऊपर वायरस अटैच होता है, और ये वायरस अटैच होने के बाद इस पे कंट्रोल करके उसके बाद ये अपना लाइफ को इसी में फॉर्म करता है। जैसे वायरस जब अकेला घूमता रहेगा, वायरस जब किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो वो बिहेव करेगा नॉन लिविंग जैसा। वो कैसा बिहेव करेगा? नॉन लिविंग। मतलब उस समय उसमें ना ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या है? इसलिए नॉन लिविंग। लेकिन बैक्टीरिया
ये जैसे इसको मिलता है बैक्टीरिया या कोई भी सेल जिस पे ये अटैक कर सकता है, जैसे इसको मिलता है अब उस पे चढ़ के बैठ जाता है, बोलता है अब तो राज मेरा ही है, अब कौन क्या कुछ करेगा, अब राज मेरा ही है। बैक्टीरिया के अंदर ड्रिल टाइप का करता है, बैक्टीरियोफेज नाम का आता है। उसका तरीका क्या है, सेल के अंदर ड्रिलिंग मशीन जैसा इंजेक्शन जैसा उसका शेप होता है, नीचे इसका इंजेक्शन जैसा शेप होता है, वो इंजेक्शन बैक्टीरिया में डालेगा और उसमें डाल के क्या करेगा, डीएनए अपना आरएनए उसके पास आरएनए होता है, आरएनए अपना छोड़ देगा, वो आरएनए जाएगा, आरएनए समझ लो, आरएनए डीएनए दिमाग समझ लो। जैसे बॉडी का दिमाग क्या है, ये सब कंट्रोलर क्या है, ये क्या इसके बिना कोई चीज कंट्रोल हो सकता है, क्या इसके इंस्ट्रक्शन के बिना हम हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, नहीं, बोलते इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा। सारा चीज कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास। इतना तो बेसिक नॉलेज है। तो जब हमें पता चला बॉडी का ये कंट्रोलर कौन है, ब्रेन, वैसे सेल का कंट्रोलर होता है डीएनए। कौन होता है, डीएनए। न्यूक्लियस में होता है तो उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, लेकिन असल में कंट्रोल करता कौन है, डीएनए। सब कुछ डिसाइड कब क्या होगा वो कौन करेगा, डीएनए। तो अब डीएनए छोड़ दिया यानी कंट्रोलर छोड़ दिया। अब ये जाता है, अब ये क्या करता है, मान लो ये गद्दी पे बैठा हुआ है, इसका सेल का गद्दी का इसी का न्यूक्लियस है अपना डीएनए, उसको चुपचाप हटा के जाके खुद बैठ जाता है। अब जब जाके खुद बैठ गया तब कंट्रोलर कौन हो गया, वायरस। अब वो अपने मन मुताबिक क्या कर सकता है, काम करवा सकता है। अभी क्या बोलेगा पता है, कि मेरे जैसे ही क्या करो, रेप्लिकेट करो। तो ये अंदर सेल के अंदर बाकी जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो डैमेज हो जाएंगे और सिर्फ वायरस ही वायरस बनते चला जाएगा। बहुत सारे वायरस के स्पोर्स बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। और जब बहुत सारे स्पोर्स वायरस के बन गए, उसके बाद पता है क्या होगा, ये जब देखेगा अब जगह ही नहीं है तो इसको बर्स्ट करके पूरा स्पोर्स फैल जाएगा। देखा सेल बर्बाद कर दिया या नहीं, और अपना ये पॉपुलेशन भी बढ़ा लिया। इसने सेल को बर्बाद कर दिया, प्लस ये एक था, अब ये 1000 बन चुका है इसका वायरस। कोरोना के टाइम में तो तुम लोग पता ही होगा, है ना, कोरोना टाइम में तुम लोग और ज्यादा छोटे थे उस समय। जो वायरस, कोरोना वायरस, उसका मेन काम यही है, वायरस कोई भी है तो उसका मेन काम यही है, सेल में जाएगा, सेल पे अटैक करेगा, सेल पे अटैक करने के बाद अब उस सेल के अंदर चला जाएगा, वो अपना ही क्या बना लेगा, बहुत सारा कॉपी बना लेगा, डुप्लीकेट बना लेगा। बहुत सारे वायरस हो गए, जैसे उसमें जगह खत्म हो जाएगा, देखेगा अब जगह नहीं है, क्योंकि बनाने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए ना। वो न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, अरे सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उसी से न्यूट्रिशन लेके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। और देखेगा अब जब जगह ही नहीं है तो क्या करेगा, सेल कहीं से बस्ट होगा, फटेगा। बलून का एक प्रेशर होता है ना, जैसे बलून फुलाते रहे, एक टाइम के बाद वो फट जाएगा। वैसे यहाँ पर ये बर्स्ट करेगा, और बर्स्ट करने के बाद क्या होगा कि अब वायरस फैल जाएगा। इसीलिए वायरस को हम लोग नॉन लिविंग कैटेगरी में डालते हैं जब वो अकेला होता है, और जब वो कांटेक्ट में आता है तब लिविंग। यानी ये ट्रू लिविंग नहीं है, ये कभी मर जाता है कभी जिंदा रहता है, ये ट्रू लिविंग नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि वायरसेस आर एक्सेप्शन। जब हम लिविंग बोलते हैं तो हम ट्रू लिविंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रू लिविंग। तो वायरस ट्रू लिविंग नहीं है, वायरस क्या है, एक्सेप्शनल है। यानी ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, नॉन लिविंग जैसा भी बिहेव करता है और लिविंग जैसा भी बिहेव करता है। क्या ये बात पता चला। हमने बहुत सारा वर्ड तो तुम्हें बोला होगा कि स्पोर्स बनते हैं, ये बनते हैं, उस वर्ड को अभी ध्यान मत दो। स्पोर्स मतलब ही होता है किसी चीज में सेफ्टी कवर लग जाना, किसी चीज में सेफ्टी मजबूत कवर लग जाना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पोर। तो स्पोर क्या हो सकता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकता है। अगर मान के चलो किसी चीज को हम सेफ्टी से कवर करके रख दिए, तब उसको फेंकेंगे, कहीं गिर जाएगा तो सेफ तो रहेगा अंदर, बहुत टाइम तक सेफ रहेगा। वही चीज यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस भी करता है। क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मजबूत सा लेयर बना लेता है, वो बहुत मजबूत होता है, वो बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। मान के चलो टेम्परेचर हाई है, और अगर उसने कवर नहीं लगाया तो अंदर गर्मी के कारण वो सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन उसने कवरिंग लगा लिया जिसके कारण टेम्परेचर का असर नहीं पड़ा, वाटर का असर नहीं पड़ा, मॉइस्चर का असर नहीं पड़ा, ह्यूमिडिटी का असर नहीं पड़ा, तो वो क्या हुआ, सेफ रह गया। सेफ रहने के कारण वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है। जब भी उसको मौका मिलेगा, ऐसा उसका कंडीशन आएगा, अच्छा कंडीशन आएगा, वो वहां पर ग्रो कर जाएगा, है ना। वही सारी बातें हैं। तो ये सब चीजें हमने ध्यान दिया।
फिर बात करते हैं, इसमें हो गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर बॉडीज। हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है कि वो अपना रिपेयरिंग के लिए जो भी मोड्स है वो चालू रखे। अभी इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमें चोट लग गया तो क्या होता है, अपने आप हील हो जाता है, छिला गया कुछ दिन बाद अपने आप हील हो जाता है ना। अगर हम दवाई भी खाते हैं तो दवाई का काम क्या होता है, दो टाइप का होता है। या तो पेन किलर दर्द को मारेगा, है ना, जो दर्द हो रहा है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। या दूसरा काम, वो हीलिंग स्पीड बढ़ा देगा। इससे ज्यादा दवाई कुछ नहीं कर सकता है। असल में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास खुद ही हीलिंग का पावर होता है। अगर किसी का सर्जरी भी होता है तो सर्जरी में क्या करते हैं, मान के चलो यहाँ काटा, टाका लगा देते हैं, सिल देते हैं। तो सिलने का मतलब क्या, दो स्किन को आपस में सटा दिए। अब सटाने की वजह से क्या हुआ, ब्लड वापस नहीं आएगा और वो स्किन धीरे धीरे खुद ही जुड़ जाएगा। तो हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं, या डॉक्टर जो भी कहते हैं वो एक कंडीशन बनाते हैं, और उस कंडीशन बना के और सेल क्या होता है, अपने आप ही जुड़ जुड़ के रिपेयर हो जाता है। यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है कि वो अपने आप को क्या कर सके, रिपेयर कर सके, खुद से रिपेयर। नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकता, नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो टूट गया तो खुद से रिपेयर नहीं होगा, लेकिन लिविंग ऐसा कर सकता है। देखो जैसे एग्जांपल, पेड़ लिविंग है, उसका टहनी काट दो, कुछ टाइम बाद वो वापस उग जाएगा। कहीं से काट दो, कहीं से ऐसे छील दो, काट दो, कुछ टाइम बाद वहां पर वापस आ जाएगा। क्या नॉन लिविंग में ऐसा हो सकता है? अगर हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा हुआ टुकड़ा है, देखो यहाँ पर टूटा है, ऐसे ही छोड़ दे, क्या ये अपने आप भर जाएगा? नहीं भरेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग का एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें क्या कर सके, वो रिपेयर कर सके। क्या कर सके वो, रिपेयर और मेंटेन देयर बॉडीज, खुद को रिपेयर कर सके। इसीलिए ये हमने नोट पॉइंट पे लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर बॉडीज। फिर दूसरा पॉइंट है ना, दिस मेंटेनेंस रिक्वायर्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ऑल टाइम्स। अब ये मेंटेनेंस जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल का मूवमेंट के कारण ही होगा, है ना। कोई मॉलिक्यूल इधर आ रहा होगा, जिसे एक शॉर्ट में बता देते हैं कि रिपेयरिंग होता कैसे है। जैसे घर बनते हुए देखे हो, घर में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, छड़ का बेस बना देते हैं, है ना। उसके ऊपर नीचे से पटरा डाल देते हैं, नीचे से पटरा, ताकि सीमेंट डाले तो नीचे गिर न जाए। अब सीमेंट का पूरा लेयर बना दिया, पटरा वैसे छोड़ दिए, जैसे ही सूखेगा वो पटरा हटा सकते हैं। अब ऐसे छत की ढलाई हो गई। बिल्कुल हमारे स्किन पे भी ऐसे ही छत की ढलाई होती है। सबसे पहले प्लेटलेट आता है। प्लेटलेट वर्ड सुने हो, बोलते हैं ना, प्लेटलेट किसी में कम गया, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट कम जाता है, तो उसमें रिपेयरिंग की क्षमता कम हो जाती है। प्लेटलेट क्या करता है, जहां पर डैमेज हुआ है वहीं पे जाता है, वहां पे जाली बनाता है। जैसे जाली बनाता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का, अब वहां पर बना दिया। फिर ब्लड को क्या कर दिया, क्लॉट कर दिया, वहां पर ब्लड अब जाना, सप्लाई थोड़ा कम हो गया। अब उसके ऊपर से सेल पे सेल बनते जाते हैं, उसी जाली पर सेल पे सेल बनते जाते हैं, और ऊपर जो है धीरे धीरे जब बन जाता है तो उस पटरा को हटा दिया जाता है। देखे हो कभी रिपेयर हो जाता है तो ब्लैक कलर सा, कुछ ब्राउनिश कलर का पपड़ी सा निकलता है, वो क्या है, वो समझो पटरा ही है। जो छत ढला है वो पटरा है, अब वो बन गया है, अब उसको क्या कर दिए, हटा दिए, तो वो अपने आप ही क्या होता है, स्किन से अलग हो जाता है। अपने आप ही होता है ना, कुछ टाइम बाद अपने अपना अलग हो जाता है, क्योंकि अब रिपेयरिंग हो चुका है। बिल्कुल बहुत आसान तरह से होता है। और ये जो तुम्हें नॉलेज दिया, ये बायोलॉजी में एक बोलते हैं, एक पेज का, एक पैराग्राफ का, 12th का बायोलॉजी का कंप्रेस नॉलेज है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई इजीली, कैसे होता है, प्लेटलेट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, झलाई जैसा सेल बनते जाते हैं। इतना बात समझ में आया तो बहुत हद तक आगे भी बायोलॉजी आसान ही लगेगा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बायोलॉजी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एडिशन पता है क्या होगा, बस RNA, tRNA और ये कुछ RNA आएंगे, 3-4 RNA, और उसका अलग अलग काम होगा, बस वही होगा। जैसे बताते हैं ना, घर बनाने के लिए एक डिजाइन करेगा, एक डिजाइनिंग का काम करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, बनाने का, तीसरा काम उसको मेजरमेंट देगा। तो 3-4 लोग मिलके अलग अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी वही होता है कि 3-4 चीजें मिलके अलग अलग काम करेगी, उसी काम के फंक्शन को जानना है। बस बायोलॉजी थोड़ा बहुत यही है ना, नाम दे दिए, फंक्शन के बारे में जान लिए, प्रोसेस के बारे में जान लिए, यही चीजें में बायोलॉजी सिमट के रह जाएगी।
तो यहां तक क्या समझ में आया? कोई भी दिक्कत यहाँ पर? अब एक काम करो, इसको चीजें को लिख लो, डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। ये मत लिखना, ये पॉइंट लिख लेना। व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो प्लांट्स आर लिविंग बिकॉज दे शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और पॉइंट लिख सकती है, क्या लिख सकती है? सोचो सोचो, एक और पॉइंट, रिपेयरिंग वाला काम। वही, हाँ, रिपेयरिंग वाला काम वो सिर्फ कौन कर सकता है? लिविंग ही कर सकता है। तो वो लिविंग है क्योंकि वो सेल्फ रिपेयरिंग कर सकता है। तो हम क्या लिखते हैं? दे मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस देयर बॉडी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे कैन रिपेयर देमसेल्व्स, दे कैन रिपेयर देमसेल्व्स। ये चीजें बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये चीजें लिखो। सेल के अंदर कौन पहुंचता है? ग्लूकोज। तो लास्ट में जो सभी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज ही चाहिए। तो ग्लूकोज या बॉडी के अंदर बना रहा है या बाहर बना रहा है, इस पे डिवाइडेड है दो टाइप के। अगर वो बॉडी के अंदर बना रहा है तो उसको बोलते हैं क्या हो गया ये? अगर वो बॉडी के अंदर बना रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अगर बॉडी के बाहर बना रहा है यानी बाहर से ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब ही होता है क्या? अलग। क्या होता है? अलग। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां तक बातें पता चली। अब ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी क्या होता है? दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा पार्ट हो जाता है कीमो। क्या हो जाता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक, कीमोटोट्रॉफिक। इसको चीजें रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ध्यान रखना। दिमाग में फिट करो, सब कुछ एक साथ याद आ जाएगा। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी खाना खाने, यानी ग्लूकोज लेने का तरीका। दो तरीका हो सकता है, या बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो ऑटोट्रॉफ, ऑटो यानी खुद से, सेल्फ, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर बना रहा है। दूसरा हो जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या हो जाता है? हेट्रोट्रॉफिक, यानी बाहर से किसी पे डिपेंड कर रहा है, ग्लूकोज के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा है, या तो वो वेज खा रहा है या फिर नॉन वेज खा रहा है, यानी जो भी न्यूट्रिशन है उस पे किसी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरों पे। तो ठीक है, ये चीज पता चल गया। फिर अब ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ और एक हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो यानी क्या होता है? लाइट। क्यों? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। कोई भी चीज लाइट से रिलेटेड है यानी फोटो है। कहीं भी फोटो वर्ड आ गया तो वो किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है, जरूर जरूर लाइट से रिलेटेड है। चलो ठीक है, लाइट से रिलेटेड है तो फोटो। अब सनलाइट की मदद से अगर कोई ग्लूकोज, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट की मदद से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद ही ग्लूकोज बना रहा है, खाना बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या बोलेंगे? फोटो ऑटो।
organism make their own food with the help of sunlight is known as photoautotrophs. क्या नाम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है? बिल्कुल नाम में ही छुपा हुआ है. The organism that can prepare their या make their own food, खुद का फूड, with the help of sunlight, with the help of sunlight. और उसके बाद क्लोरोफिल जोड़ देते हैं, ये सब जोड़ देते हैं. फोटोसिंथेसिस का पढ़ा ही होगा, है ना? तो मेक देयर फूड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फिर एक होता है कीमोऑटोट्रॉफिक. द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसीलिए इसको क्या बोल दिए? कीमो. क्या बोल दिए? कीमो. कीमो यानी केमिकल रिएक्शन. कीमो यानी, इसको ठीक करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन. हाँ वही चीज तो करना पड़ेगा. देख रहा है ब्लिंक हो रहा है, गायब हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है. इरेज होने में इतना टाइम. कोई केमिकल की मदद से अगर कोई करे तो उसको क्या बोलेंगे? कीमोऑटोट्रॉफ. जैसे एक आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. वो क्या करता है? सल्फर की मदद से क्या करता है? एनर्जी ऑब्टेन करता है. अब वो क्या ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं कर रहा है, वो सल्फर की मदद से क्या कर रहा है? एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है. सेल में क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है सल्फर की मदद से. तो अब उसको ना सनलाइट चाहिए, खाना भी खुद बना रहा है, खाना भी खुद बना रहा है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लस उसको सनलाइट भी नहीं चाहिए. तो वो कर क्या रहा है? किसकी मदद से कर रहा है? केमिकल से मदद से. केमिकल यानी सल्फर हो गया, कोई भी अलग एलिमेंट. अब केमिकल के लिए तो इसको अलग तो करना पड़ेगा ना, इसको फोटो में तो नहीं डाल सकते. तो इसने साइंटिस्ट ने क्या किया? रिसर्चर ने क्या किया? बोला इसके लिए स्पेशल ग्रुप बना दो, कीमोऑटोट्रॉफ. क्या बना दो? कीमोऑटोट्रॉफ. यहां तक बात एक समझ में आई. फिर आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या आता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, है कि अब बाहर पे डिपेंड है. अब या तो क्या होगा? या तो वेज खाएगा या नॉन वेज खाएगा. और एक और काम होगा, या तो पहले डाइजेस्ट कर देगा फिर खाएगा, और फिर क्या करेगा? या फिर वो खा के डाइजेस्ट करेगा. अब ये सब कैसे क्या होगा, इसकी बातें हम अगले स्लाइड में करेंगे. पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन में लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में लिख लो. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन. यार इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अपना खाना खुद बनाता है. तो ये बात पता चला. फिर दूसरी चीजें आती है. न्यूट्रिशन, हमने खाना तो खा लिया, खाना तो खा लिया. अब उस खाने को तोड़ना भी तो पड़ेगा. हमने चावल खाया, दाल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाए, अलग अलग चीजें खाएं. अब इसमें से जो भी ग्लूकोज है उसको अलग करना पड़ेगा, प्रोटीन को अलग करना पड़ेगा, और फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का. तो ये तोड़ने का काम कौन करेगा? ये डाइजेशन जो प्रोसेस है, ये पूरा टूटने का ही तो काम है. ये जब डाइजेशन है, डाइजेशन मतलब ही होता है कि बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में तोड़ देना, ताकि वो क्या हो? इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास पहुंच जाए. तो डाइजेशन मतलब ही क्या हो रहा है? चीजें टूट रही है, बड़ी चीजें खा रहे हैं, पहले टूट रही है. सबसे पहले हम खाए, चबाएं, तो पहले रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा था, चबा चबा कर उसको क्या कर लिया? एकदम छोटा छोटा टुकड़ा. फिर वो छोटा छोटा टुकड़ा गया स्टोमक में. अब स्टोमक में क्या प्रोसेस हो रहा है? उसका डाइजेशन हो रहा है. उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. HCl है, पेप्सिन है, बहुत सारी चीजें हैं, वो डाइजेशन करके फिर आगे बढ़ जाता है. फिर और एसिड एंजाइम्स आते हैं,
और कुछ डाइजेशन होता है, फिर आगे जाता है, फिर डाइजेशन, फिर आगे जाता है, फिर डाइजेशन, छोटा छोटा धीरे धीरे करके उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करके लास्ट में इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एब्जॉर्ब होते 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 लास्ट में क्या होता है कि अब जो भी वेस्ट मटेरियल बचे, अब तो वेस्ट है, उसमें से कुछ नहीं है अच्छा चीज, तब उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल जाता है। और उस बाहर निकालने को प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। रेस्पिरेशन नहीं, ईजेशन। क्या बोलते हैं, ईजेशन या एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। इसको एक बार मिटा देते हैं। ईजेशन बोलते हैं बाहर निकालना, और एक्सक्रेशन क्या हो गया, पूरा सिस्टम बाहर निकालने के लिए, पूरा का पूरा सिस्टम। ये कहाँ गया, यही दिक्कत है इसमें। क्या हो गया, एक्सक्रेशन। क्या हो गया, एक्सक्रेशन। अब एक्सक्रेशन से पहले वो एनर्जी से टूटा होगा, है ना, वो टूटा होगा, एनर्जी दिया होगा। तो उस एनर्जी देने में हमने क्या बोला था, जरूरी चीज क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चाहिए ना हर एक सेल को, तब वो पूरा ऑक्सीजन लेके पूरा का पूरा सेल तक पहुंचाने का काम जो होगा, उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्रेशन के पहले रखा गया है, क्योंकि एक्सक्रेशन से पहले क्या होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से पहले क्या होगा, डाइजेशन, और डाइजेशन से भी पहले न्यूट्रिशन। इसीलिए इसको सीरीज में रखा गया है, क्योंकि लाइफ भी हमारा क्या चलता है, सीरीज में चलता है। न्यूट्रिशन पहले होगा, उसके बाद उस न्यूट्रिशन का जो भी फूड है उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद वो फूड का एनर्जी लिया जाएगा, फूड से एनर्जी लिया जाएगा, और फूड से जब एनर्जी लिया जाएगा तो उसके लिए चाहिए होगा ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन चाहिए होगा तो क्या होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन, रिमूवल हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, वो भी क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा चीज आ गया। अब यहाँ पर करने के बाद हम अगले स्लाइड